आप क्या जोशी जी शुरू कर दिया जाए? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और लोग आते रहेंगे अभी। हाँ, हाँ, और क्या। सर का भी संस्कृत पे बहुत कमांड है। हाँ। ले लीजिए, अभी तो खाएंगे नहीं जी। तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर टुनटुन झा और डॉक्टर विद्यानाथ झा जी से भी करवाएंगे। पहले हाँ। स्वागत है डॉक्टर झा का। हाँ। तो डॉक्टर प्रार्थना जैसा शारदानंद चौधरी भी आ गए हैं। डॉक्टर शारदानंद चौधरी। हाँ। चौधरी हाँ। चौधरी जी भी बड़े उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं आज की प्रार्थना। नमस्कार सर। चौधरी जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। सब ठीक ना? आज जी सर, आज हम सब लोग ठीक। नमस्कार। तो मैथिली प्रबल संख्या में नमस्कार हम लोग हैं। चंद्रशेखर बाबू, इसलिए नमस्कार। मैथिली बोलता देते हैं। प्रणाम टुनटुन बॉस, प्रणाम। नमस्कार। बॉस प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नहीं पाले हमको। ठीक है, तो ठीक है, तो शुरू किया जाए। चंद्रेश्वर खान जी। जी जी जी। हाँ। हाँ, मन में हम लोग सरस्वती जी का निवास करवा लें। हाँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धावला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा सुत शंकर प्रभृति भी एवै सदा वंदिता सामा सामा पातु सरस्वती सरस्वती भगवती भगवती निशेष निशेष जाड्यावा। विद्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब आप अमिताभ जी आगे बढ़ाएं। गुरु का वंदन अभिनंदन जो हम लोग करते हैं। और सरस्वती का दिन है, इसलिए बड़ा उपयुक्त हुआ कि उनके इस प्रसिद्ध मंत्र से आज की प्रार्थना हम लोग की। थैंक यू सो मच। आज के स्पीकर का स्वागत डॉक्टर विद्यानाथ झा जी कर दें। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, आप स्पीकर का स्वागत कर दें और उनको फिर स्टार्ट करने का भी बोल दें। विद्यानाथ झा जी अपने में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, तो विद्यानाथ झा जी डॉक्टर टुनटुन झा जी का स्वागत कर दें और हमारे जितने लोग आए हैं, डॉक्टर बाशवी किरोड़, डॉक्टर सरदानंद जी, चंद्रेश्वर खान, उमेश जोशी साहब, सारे लोग, अजय जी और जितने भी अच्छे अच्छे लोग आए हैं, एस.वी. रमन जी, सुजय माली, कानवी फ्रॉम चंडीगढ़ और भी बहुत से लोग आएंगे। तो आप सबका स्वागत करते हुए प्रोग्राम। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज स्पीकर महोदय का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। आज के जो स्पीकर हैं वो बहुत ही विशिष्ट विद्वान हैं ज्योग्राफी के। यहाँ पर मिथिला विश्वविद्यालय में विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और जो बॉडी है, खास करके ज्योग्राफर्स की बॉडी है बिहार और झारखंड की, एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, AGBJ, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बहुत ही कुशल वक्ता हैं। इनके विषय में एक बात बहुत मार्के की है कि इन्होंने बहुत बड़े नेता, जहाँ यदि मैं सही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा का भी दरभंगा में इन्होंने उसकी कंपेयरिंग की थी। तो जाने माने और सधे हुए वक्ता हैं, बहुत विशिष्ट विद्वान हैं और मिथिला की जो संस्कृति है उस पर इनकी अच्छी पकड़ है। संस्कृति के जो जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उस पर इनकी अच्छी पकड़ है, पूरे अधिकार के साथ बात करते हैं। तो आज इतने विशिष्ट विद्वान का इस फोरम पर स्वागत करते हुए मैं अपनी ओर से और सभी यहाँ जितने भी श्रोता हैं सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम कामना करते हैं कि अन्य जो हमारे बहुत ही विशिष्ट व्याख्यान हुए हैं उसी कड़ी में यह व्याख्यान भी सिद्ध होगा। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान साहब हैं, जो स्वयं में अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट विद्वान हैं, पर्याय हैं विद्वत्ता के। डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी को भी मैं देख रहा हूँ, अमिताभ प्रसाद जी जो स्वयं जो इसके संचालक हैं
वो भी इसके पर्याय हैं इस कार्यक्रम के, इसकी जान है। तो मैं उस हैसियत से उनका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, अन्य सभी श्रोता यहाँ हैं, सबका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अपील करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर टुनटुन झा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे अपना स्पीच शुरू करें, तब तक और भी लोग आएंगे। तो सर आप शुरू करें। डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी भी अपने आप में ज्योग्राफी के अच्छे विद्वान हैं और वर्तमान में वो AGBJ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो संयोग से वो भी यहाँ उपस्थित हैं। सोना में सुहागा एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि एक सीनियर ज्योग्राफर को सुनने के लिए उनके सहयोगी अभी वर्तमान में अध्यक्ष वो भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो ये एक अच्छा सौभाग्य है, अच्छा संयोग है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर शुरू किया जाए। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, सादर नमस्कार। के सभी बड़े पुत्रों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन और विशेषकर जिनका चेहरा मैं देख रहा हूँ और जिनको ध्यान भी रहा हूँ, विद्या बाबू ने बहुत ही आगे बढ़कर मेरा स्वागत कर दिया। जिस लायक मैं नहीं हूँ शायद, इसे चलता है, लोग प्रशंसा ऐसे ही क्या करते हैं भले ही जितनी काम के लोग हों। शारदा जी भी हैं और जो भी मित्र जुड़े हैं इससे, उनका नाम मैं नहीं भी जानता, उनके लिए मैं कभी बड़े बड़े मंचों से कहता हूँ कि बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना पड़े। तो अगर मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये मान के चले कि उन्हीं का नाम। मित्रों, हमारे बीच यशदा के डायरेक्टर जनरल मारलीनाथ काल शेट्टी साहब सीनियर IAS वो भी आ गए हैं। काल शेट्टी साहब आपको प्रणाम, सादर प्रणाम और सरस्वती पूजा का नमस्कार। काल शेट्टी साहब वेलकम। काल शेट्टी साहब वेलकम। अच्छा, अभी आए थे। हाँ अभी तो आए थे, हाँ चले प्रारंभ करें। आप सभी स्वागत करते हुए आगे आज का जो विषय है उस पर हम आ रहे हैं। आज का विषय हम लोगों ने रखा है द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। भगवान की महिमा अजब सी निराली है, प्रकृति को मानो बाग तो मानव ही उसका मालिक। ऐसा हम लोग कहा करते हैं कि अगर प्रकृति को बाग मानते हैं तो मानव उसका माली है। और जैसे माली किसी फूल को, बाग के फूल की डाली को काट छाट कर सिंचाई कर उसको सुव्यवस्थित रूप में विकसित होने का मौका देता है, वैसे ही मानव के साथ करता है। मित्रों, बड़ा अच्छा संयोग है कि जिस भगवान की हम चर्चा क्या करते हैं बातचीत में, भगवान ही अपने आप में 5 तत्व हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति तत्वों का संग्रह है। और इसीलिए सब जगह चर्चा होती है कि जब प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव। और मानव के संबंध में हम सभी जानते हैं कि चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदम शरीर। और जब कभी भी बात आती है तो हम भगवान करते हैं। मेरा तो यह मानना है कि भगवान ही अपने आप में पंचों तत्व है। गौ से भूमि है, गौ से गगन है, वो से वायु है, आ से आग है, अन्नों से नीर है। ये भगवान शब्द ही अपने आप में संपूर्ण 5 तत्व है। तो इस सृष्टि की जो रचना हुई, वो रचना इसलिए हुई कि इस पर जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियों की चर्चा हम लोगों ने किया, जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो सबको फ्री में मिले और रहने के लिए सबके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पुनरा मौका सृष्टि के रचनाकारों ने दिया। चाहे उसको भगवान मानिए, चाहे उसको ब्रह्मा मानिए, चाहे उसको नेचर करके रखिए, जैसे रखिए, जिस
शब्द अलग हो सकता है, पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन है वस्तु स्थिति एक है। तो इस पृथ्वी पर या इस प्रकृति के अंतर्गत मानव सर्वश्रेष्ठ रचना है और दोनों को क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, इंटर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। प्रकृति ने मानव को रहने के लिए, मानव को बसने के लिए, मानव को खाने के लिए, मानव को जीवन यापन करने के लिए पूरी में पार दिया। लेकिन अद्भुत करिश्मा है कि जिस प्रकृति ने मानव को जल पीने के लिए दिया, मानव ने विकास के नाम पर, या आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, जिस किसी कारण से वो जल को बोतल में बंद करके बेचना शुरू कर दिया। प्रकृति ने मानव को वायु दिया पूरी, मानव ने उसको सिलेंडर में बंद करके बेचना शुरू कर दिया। प्रकृति ने मिट्टी दी फ्री कि भूमि पर बसो, मनुष्य ने उसको लाखों करोड़ों रुपए में उसको बेचना शुरू कर दिया। यानी प्रकृति की जो दी हुई चीजें हैं उसमें एक पैसा नहीं लगने वाला, कुछ नहीं खर्चा होगा, और वह सबों को रहने का अधिकार देती है, सबों को उचित आवश्यकता के मुताबिक हमारा दोहन करो यह अधिकार भी देती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विकास के नाम पर मानव के क्रूर हाथों ने प्रकृति का दोहन किया, गलत रूप से दोहन किया, जिस दोहन के कारण वो सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए था, वह सामंजस्य नहीं हो रहा है। और इस पृथ्वी पर चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, जलवायु परिवर्तन हो, या मानव अपने ही से विनाश के कारणों को अपने ही ऊपर में ला दिया। एक सिनेमा की बराबर यहाँ 4 पंक्ति है, पतझड़ जो बाग उजारे तो बाग बहार खिलाए, पतझड़ जो बाग उजारे तो बाग बहार खिलाए, अगर बाग बहार उजारे तो कौन खिलाए। स्थिति यहाँ है कि जिसके लिए मानव को प्रकृति ने सब उपहार दिया, उस प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, उस प्रकृति का बेतरतीब दोहन, उस प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन मानवों ने करना शुरू किया। नतीजतन जो स्थिति है वह अब भयावह होती जा रही है। जो परिणाम सामने आ रहा है इस परिवर्तन के दौर में, इस भौतिकवादी विकास के दौर में, उससे हम आप सब प्रभावित, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, चाहे हम विकास के नाम पर अन्य कार्यों के को देखें, संपादित करें, उसमें भी हमको नाना प्रकार के दोष आ रहे हैं। जल का संकट कहलाता जा रहा है, और जल बोतल में पीने के लिए हम लोग जब ले रहे हैं, जो कि आज मेरे मिथिला की बात अगर विद्या ने कहा, ये मिथिला की पकड़, या हम लोग सांस्कृतिक रूप से मिथिला को जो मान रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कुछ काम करते रहते हैं। तो जिसको लैंड ऑफ रिवर्स कहते हैं, नदियों की भूमि कहते हैं, तिराभुक्ति ही जिसका नाम है, उस मिथिला में भी जल का संकट है। गर्मी के समय में पानी बहुत नीचे, जाड़े के समय में वो चिल्ड जिसको कहते हैं, वो कठिन परिस्थिति, पानी हैंडपाइप से निकालने की बात खत्म हो गई है, अब बोर्डिंग उसके चलने लगाया जा रहा है सब जगह। तालाब सूखते चले जा रहे हैं, तालाब को जिस ढंग से निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं हो रहा है। ये सारे सुविधाएं सामने, ये मानव के क्रूर हाथों के कारण हुआ है, मानव के क्रूर प्रभाव के कारण हुआ है। अब प्रश्न उठता है और लोग कहते हैं तो क्या विकास मानव छोड़ नहीं, विकास करे, लेकिन जैसे हमारे अथर्ववेद में है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हे पृथ्वी माता, मैं तुझ पर उतना ही भोजन दूंगा, मैं तुझे उतना ही दोहन करूंगा जितना तुम सहन कर सको, उससे ज्यादा मैं तुम पर भार नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, हम लोग जरूरत से ज्यादा उसका दोहन कर रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि जिस ढंग से उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन भी नहीं हो रहा है, सारी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। तो विश्व में जो थिंकर है, जो सोचने वाले हैं, जो इस दिशा में काम करते हैं, चिंतन करते हैं,
उन लोगों के बीच में मतैक्य नहीं है और दो भाग में विश्व बटा हुआ है। एक भाग ऐसा है जो नियतवाद पर भरोसा करता है, जिसको जो प्रकृतिवाद पर विश्वास करता है, जर्मन साहित्य में जो कहते हैं कि प्रकृति जो कहती है वही आपको करना पड़ेगा, उसी के मुताबिक चलिए। और एक भाग ऐसा बटा हुआ है जो कहता है नहीं, मानव सर्वोपरि है, मानव जैसा चाहता है वैसा करता है। प्रकृति कभी नहीं कहती है कि मानव चंद्रमा पर चला जाए, लेकिन मानव अपने ज्ञान विज्ञान और अपने प्रगति को उठाते हुए ऊपर उठाते हुए आज चंद्रमा पर चला गया। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इसमें कौन सबल है और कौन कमजोर है, निर्बल है। प्रकृति को कुछ लोग मास्टर कहते हैं कि नेचर इज द मास्टर, यू विल हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ द मास्टर। आपको मास्टर के जो नियम है उसको पालन करना होगा। जो मानववादी हैं, जिसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं, जिसको थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म के नाम से लोग जानते हैं, जिसको संभववादी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा। प्रकृति तो कहती है कि राजस्थान में खेती नहीं होगी, मानव ने राजस्थान में खेती करना शुरू कर दिया। प्रकृति तो कहती है कि स्कैंडिनेविया में भी खेती नहीं होगी, मानव ने वहां भी खेती करना शुरू कर दिया है। तो जहाँ प्रकृति नहीं चाहती है वहां भी मानव विज्ञान और अपनी कला के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को वहां पर ला रही है और अपने उपयोग में इसको लगाती है। अब प्रकृति है कैसा उपयोग मानव को करना चाहिए। अटल जी कहा करते थे कि कितना चाहिए, रहने को घर चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को अन्न चाहिए, भाई कितना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना नहीं रह गया, यहाँ तो अधिक से अधिक चाहिए वाली बात हो गई। अर्थ प्रोवाइड्स नीड नोट नीड। गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा अर्थ प्रोवाइड्स नीड नोट नीड। आपको आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पृथ्वी बनी है, आपके आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए पृथ्वी। कारण आकांक्षा तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आप साइकिल आपको मिल गया तो आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं, मोटरसाइकिल मिल गया तो आप कार की बात करते हैं, कार मिल गया तो हम लोग वायुयान की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, स्पुतनिक की बात करते हैं। तो बढ़ता चला जाएगा। वांट्स आर अनलिमिटेड, ऐसा कहता है अर्थशास्त्र का सूत्र। आवश्यकताएं अनंत। अब रही कि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी नहीं बनी। अब अंदाजा कीजिए कि जिस पृथ्वी पर अभी 8 अरब मानव रहे, जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, सब मिला जुलकर भी 4 अरब से तो ज्यादा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब अगर 8 अरब मानव लोग रह रहे हैं और फिर भी जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो खलल डालेगा। इसका परिणाम तो दुष्कर होगा। तो मानव उस दुष्कर परिणाम को अपने सामने देखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 2 विचारधारा है। एक विचारधारा है थ्योरी ऑफ डिटरमिनिज्म की, जिसको निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं, और एक विचारधारा है थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म की, जिसको संभववादी विचारधारा कहते हैं। मानव संभववादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, प्रकृति निश्चयवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप रहते हुए भी दोनों के बीच में चल रहा है वार, जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टेक्निकल वार, जिसको कहते हैं मेंटल वार, जिसको कहते हैं शैक्षणिक वार, जिसको कहते हैं बुद्धि की युद्ध, बुद्ध का युद्ध। तो ये आपस में चल रहा है। मानव चाहता है कि हम अपने परिश्रम से अधिक उपयोगिता जो प्रकृति की दी हुई चीजें हैं उनसे लें और उसके आधार पर हम अपना काम चलाएं। अभी इतना हो रहा है कि जब विकासवाद की सिद्धांत की बात आती है और डार्विन का नाम आता है, तो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व के मानव को देखिए। अफ्रीका में हुआ ऐसा मानते हैं लोग, और अभी से 2 लाख वर्ष पूर्व मानव अफ्रीका में, उसके बाद अभी 10,000 वर्ष को जिसको इंडस्ट्रियल मैन कहते हैं, ये सामने आया है। ये तो इतना दिन का जो मानवीय इतिहास है, आज 10 लाख वर्ष का इतिहास
5-6 लाख वर्ष का इतिहास और अभी 10,000 वर्ष का इतिहास। तो इस दौरान मानव की संख्या में यानी हम क्वांटिटेटिवली अगर वृद्धि हुई है तो क्वालिटेटिवली भी वृद्धि हुई है। मानव में संख्यात्मक वृद्धि हुआ है और गुणात्मक भी वृद्धि हुआ है। जिस समय मानव संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर निर्भर था, जिस समय मानव संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के फल से आहार लेता था, झरनों का पानी पीता था, नदियों का पानी पीता था, वह उस समय की बात। और अब जब मानव अपनी आवश्यकता से बढ़कर आराम संबंधी आवश्यकता के लिए, विलासिता संबंधी आवश्यकता के लिए, संख्यात्मक रूप से बढ़ी हुई आबादी के भरण पोषण के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, तब तो वार होना स्वाभाविक है। झंझट तो होगा ही दोनों में। और दोनों जो तत्व हैं, दोनों तत्वों में जो झंझट अगर शुरू हुआ है तो उस झंझट के बीच में कोई रास्ता तो निकाला जाना चाहिए। आखिर विकास हो तो कैसे हो, विकास का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा ढंग अपनाया जाना चाहिए ताकि प्रकृति से मानव का संबंध बना रहे। तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति को याद करना पड़ेगा कि बिना के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, और बिना के तार को इतना मत ढीला करो कि सारा गामा पौधा निशा सब स्वर नहीं निकल पाए। यानी उसके तार को इतना ही हम लोग कसें जिससे सातों स्वर निकले, ये होना चाहिए। यही स्थिति मानव और प्रकृति के बीच में उपयोगी है कि इसके बीच में एक सिद्धांत निकल गया और जिसको निकाल कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सिद्धांत होना चाहिए न्यू पर्सनलिज्म का, जिसको न्यू डिटरमिनिज्म भी कहते हैं, नए नयातवादी कहते हैं, नया संभववादी कहते हैं। एक नई पद्धति, जैसे गिफ्टी टेलर ने इस पर काफी जोर दिया, कहा कि एक ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से काम करता है, मानव को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए। वो ट्रैफिक पुलिस जिधर से बहुत लोग आते हैं या जहाँ भीड़ नियंत्रित करने के लिए वो हाथ देकर रोकता है और एक तरफ निकाल देता है, फिर दूसरी ओर हाथ देता है, फिर दूसरी तरफ से निकाल देता है और इस प्रकार से मैनेज करता है। ठीक उसी तरह से मानव को भी देखना पड़ेगा, मानव को भी सोचना पड़ेगा कि प्रकृति को एक सीमा तक हम दोहन करें, और अगर प्रकृति नाराज हो रही है तो हम इस पर विचार करें कि इसको दूसरे रास्ते से कैसे आगे बढ़ाना। उस नतीजा उसका देख लीजिए, सामने है, सब आदमी भोग रहे हैं। आज पहाड़ नंगा हो रहा है, नदियों को बांधा जा रहा है, और पहाड़ नंगे होने के कारण भूस्खलन बढ़ता चला जा रहा है, और गांव के गांव समाप्त हो जा रहे हैं, शहर पर दबाव बढ़ रहा है। ये आगे क्या रूप लेगा, इस पर विचार करने के लिए हम लोगों को इस प्रकार के का जो शीर्षक है, इस प्रकार का जो टॉपिक है, इस पर गहन मंथन करने की जरूरत है कि आगे ये रूप क्या लेगा। अभी स्थिति है 8 में यह तो समझा जाए कि जब 50 आते आते कितना भयावह रूप इसका हो जाएगा अगर आबादी पर नियंत्रण नहीं होगा। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठ जाता है कि आबादी पर नियंत्रण हो तो किस तरह नियंत्रण हो। आज देखा जाए सिंगापुर की स्थिति कैसी हो गई है, वहां पर एक ऑफिस में काम करने के लिए एक आदमी और उसके साथ रोबोट लगाना पड़ रहा है, चूंकि वहां जो वर्किंग लेबर होना चाहिए उसकी यंगस्टर्स जो है कम गया है। जापान की स्थिति वही हो रही है। चीन अपनी पॉलिसी को परिवर्तन किया, जहां वह एक पर आ गया था, हम दो हमारे एक, वहां फिर वो 2 को अडॉप्ट कर रहा है। हमारे यहाँ हम 2 हमारे 2, पहले 2 या 3 बच्चे थे, हम 2 हमारे 2 पर आए। अब चर्चाएं हो रही है कि नहीं, इसको बंद नहीं किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरफ हम लोग इसको बढ़ाने के लिए चर्चा में हैं, और दूसरी तरफ जो बढ़ रहा है तो उसको जो जन्म लेगा वो मरेगा निश्चित, लेकिन इस बीच में उसको खाने पीने के लिए अन्न चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, मूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए। ये सब चीजें चाहिए, तो ये सब चीजें किस रूप में चाहिए, ये प्रश्न यहाँ उठता है। तो इसके लिए एक शब्द आ गया जिस पर कि हम आप सभी अभी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं इससे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास चाहिए, यानी ऐसा विकास जो बहुत दिनों तक चले, टूटे नहीं, जिसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो और हमारे काम और उपयोग की चीजें ज्यादा हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रूपरेखा मनुष्य और प्रकृति के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो परिस्थिति अभी
ढलती चली जा रही है, जिस परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं, आने वाला कल और भी भयावह होगा। और न जाने मनुष्य, लोग कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य को खाएगा, लोग कहता है कि जानवर तो जानवर को खा ही रहा है, मानव भी मानव को खाएगा। ये परिस्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए इन सब बातों पर सचेत रहने की जरूरत है। तो यह होना चाहिए कि प्रकृति और मानव दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे के विषय में सोचते हुए काम करें। प्रकृति की दिए हुए उपहार को उपहार माने, उसको व्यवसाय न बना दे। जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, यह व्यवसाय का रूप ले चुका है। प्रकृति तो किसी चीज का मोल नहीं लेती है, प्रकृति तो जो उपहार में देती है उससे आपसे कुछ दाम नहीं, कीमत नहीं वसूल करती है। पानी का कीमत नहीं वसूल करती है, वायु का कीमत नहीं वसूल करती है, और मिट्टी का कीमत नहीं वसूल करती है। आकाश सबके लिए है, आग सबके लिए है, उसकी कीमत नहीं लेती है। लेकिन हम मानव ने ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और इसकी कीमत लेना शुरू कर दिया है। जब से इसकी कीमत लेना शुरू किया है, तब से विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। तब यह बात यह भी उठती है, तो क्या हम छोड़ दें, क्या हम विकास नहीं करें? बहुत सारे जगह जब कभी हम लोग भी कहीं बात करते हैं तो लोग ये प्रश्न करते हैं, तो विकास क्या करें? विकास तो छोड़ दीजिए, तो जैसे थे वैसे रहिए, फटे कपड़े में रहिए, या एक पेट खा के रहिए, या पानी चुरुक में हाथ में लेकर के पीजिए, तब उसी रूप में रहिए। नहीं है, मतलब नहीं है, इस रूप में नहीं रहिए। लेकिन इस रूप में भी नहीं रहिए कि जिसको कहते हैं मिसयूज, यूज कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए। व्यवहार में लाइए, लेकिन ऐसा न कीजिए कि वो व्यवहार ही आपके लिए अभिशाप हो जाए। तो आदर पूर्वक उससे काम लीजिए, जल लीजिए, लेकिन एक सीमा तक लीजिए, ताकि जल संकट न उपस्थित हो जाए। नदियों को घेरिए, एक सीमा तक घेरिए, ताकि भीषण बाढ़ न ले आए। वायु के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वायु, जैसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन हमको देता है। हम लोगों ने पेड़ का अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर दिया है, नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। हम लोगों ने ऑटोमोबाइल्स भयंकर रूप से शुरू कर दिए, नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा। हम लोग एक देश दूसरे देश पर नजर गड़ाए हुए है, वहां शांति के बदले अशांति पैदा हो रहा है, वहां युद्ध हो रहे हैं। हम आप नहीं सोचते हैं इस पर? इतने जो टैंक से हमला किया जा रहा है, इतना जो बम्बार्डिंग हो रहा है, वो तो इसी आकाश में इसी वायुमंडल के द्वारा आकाश में जा रहा है। उसका असर क्या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यही कारण है कि जब कभी परमाणु परीक्षण होता है, तो वैसे वीरान इलाके में किया जाता है, जिस वीरान इलाके में आबादी नहीं जैसे है। और अभी विश्व में ऐसा कोर बचा हुआ है, एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए, चाहे रूस का झगड़ा हो, यूक्रेन का झगड़ा हो, चाहे इजराइल का झगड़ा हो, फिलिस्तीन का झगड़ा हो, उसके साथ ईरान लगा हुआ हो, चाहे अमेरिका एक तरफ लीड कर रहा हो, चाहे रूस एक तरफ लीड कर रहा हो। ये क्या होने वाला है, कहाँ जाएगा ये? तो यह सब निर्भर कर रहा है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो रिलेशनशिप खत्म होता चला जा रहा है, खट्टापन जो आ रहा है, सॉर्नेस जो आ रहा है, हम एक दूसरे की ताकत बढ़ाने के चलते नहीं, हम एक दूसरे की ताकत को हिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यही कारण है कि हम लोग बहुत आगे संकट को मोल लेने वाले हैं। अभी तो मोल शुरू ही किया है, अभी तो और बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि दूसरा कोई करता तो और बात है। वो एक दो पंक्ति है कि कोई और क्या होता तो गम न होता, मुझको गम है कि अपनों ने किया। प्रकृति कहती है कि कोई और क्या होता तो गम न होता, मुझको गम है कि अपनों ने किया, मानव ने किया। जिस मानव के लिए इस सृष्टि की रचना हुई, जिस मानव जो अमूल्य उपहार है प्रकृति का, और वही मानव हमारा विचित्र दोहन कर रहा है, हमको तकलीफ दे रहा है। तो जब हमको तकलीफ देगा तो हम करेंगे। स्नेक बाइटिंग वैसे थोड़े होता है। जब स्नेक को ये लगता है कि हम पर ये आफत आ रहा है, हमको ये मारेगा या हमको हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो बाइट करने का प्रयास करता है। तो प्रकृति भी यही कहती है कि हम भी तब स्नेक बाइटिंग की तरह काम करेंगे, करना शुरू कर दिया है। इससे हम लोगों को बचना है, और इस पर चाहे जहां का समय लो,
ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में सम्मेलन करें हम लोग, रेडियो का हो, कोचो का हो, जहां का हो, कुछ करते रहे और मुंह से कुछ कहे करे काम और तो नहीं होगा। जो बोलिए उस पर अमल कीजिए और विश्व में जनमत तैयार होना चाहिए। विश्व के देशों के राष्ट्राध्यक्ष सभी बैठते हैं, बात तो बड़ी अच्छी करते हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे या हम कम कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि विकसित देश हम पर बोझ बनकर हमसे करवाना चाहते हैं और अपने जो है सो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने व्यापार को बढ़ाते चले जा रहे हैं और हम पर लोड देते चले जा रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि हम ये काम नहीं करें तो हमको बाय फोर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ आर्थिक कठिनाइयां हैं। इसलिए जरूरत अब आ गई है कि इन सब बातों को पीछे छोड़कर विश्व के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर जो तय करते हैं उस पर अमल करें, और अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बाहर खिलाए, और अगर मानव ही बाग उजाड़े तो फिर कौन खिलाए, कौन करेगा आने वाला? दूसरा तत्व तो कोई है नहीं किसको संभाल लेगा। इसीलिए प्रकृति और मानव के जटिल संबंधों को, प्रकृति और मानव के अनुपम संबंधों को, प्रकृति और मानव के बीच जो सदियों से रिलेशनशिप आ रहे हैं उस रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करना है, उस रिलेशनशिप को मजबूती देनी है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काम करना है, हमें ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करना है, हमें न्यू पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म की तरफ सोच कर आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम तो विनाश के भागी होंगे, विकास पीछे छूट जाएगा, विनाश सामने आ जाएगा। और हमारे भूगोल के विद्वान कहते हैं कि ये विनाश और विकास का अनुनासिक संबंध होता है। The landscape is a function of structure, process and stage development. डेविस ने कहा, और यह सिद्धांत अधिकतर मान्य है कि विकास और विनाश दोनों का अनुनासिक संबंध है। जब तक विनाश नहीं होगा तो विकास की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब तक विकास नहीं होगा, एक जगह विकास होगा तो दूसरी जगह विनाश भी होगा। लेकिन विकास और विनाश के बीच में सामंजस्य की आवश्यकता है, विकास और विनाश के बीच में तालमेल की आवश्यकता है, विकास और विनाश के बीच में एक दूसरे में निहित जो तत्व हैं जिससे हम गुण ले सकते हैं उन गुण को लेना है, न कि उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना है और इससे हमारी परेशानी या मानव की परेशानी को बढ़ाना है। तो चाहे प्रकृति परेशान हो चाहे मानव परेशान हो, विध्वंस का कारण बन सकता है और बनने की ओर अवसर है। आज देखा जाए बहुत सारे पेड़ पौधे लुप्त हो गए हैं, आज जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं, सभ्यता समाप्त होने की, भाषा समाप्त हो गई है और हो रही है। बहुत सारी भाषा ऐसी है जो विलुप्त होती जा रही हैं। इन सबको भी संभालने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच तालमेल करके चलने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग तालमेल नहीं करेंगे तो हम लोग इसी इधर बिंदु में डिस्कशन करते रहेंगे, लाभ होना नहीं है, लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरत है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की, ताकि मानव को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। मानव उस वृक्ष लगने से वर्षा में वृद्धि होगी, उसकी सुविधा हो पाए। जरूरत है अधिक से अधिक वायुमंडल को साफ रखने की, जरूरत है युद्ध क्षेत्र को बंद कर शांत स्थापित किए जाने की, ताकि उसके द्वारा निकले हुए परमाणु के कण नुकसान न कर दें। जरूरत है इस विषय की कि मिट्टी का जो कटान हो रहा है, अगर हो रहा है तो देखिए कि किस जगह वो उत्थान की बात कर रहा है, वहीं जाके उस जगह को संतुलित करने की, आगे बढ़ाने की। आज जितने भी सभ्यताएं पनपी हैं वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे इसीलिए हुए कि नदियों के द्वारा नदियों को माता का रूप दिया गया, नदियों के द्वारा मिट्टी दी गई, नदियों के द्वारा जल मिला, नदियों के द्वारा व्यापार की सुविधा मिली, नदियों के द्वारा ऐसी मछली दी गई, नदियों के द्वारा ऐसी सामग्री दी गई जिसका हमारा बढ़िया से उपयोग कर पाता है, उपयोग करता रहा भी है। इसलिए आवश्यकता है कि तालमेल बढ़ाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर आपसी घोलमेल से मानव और प्रकृति के बीच संबंध को निखारने की, संबंध को बनाए रखने की। और इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि बोथ आर इंटर रिलेटेड। हम ये नहीं कहते कि अलग अलग है, दोनों के बीच में अनुनाश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर मानव नहीं रहे तो फिर प्रकृति रह के क्या होगा, किसके लिए प्रकृति रहेगा? और अगर
प्रकृति नहीं रहे या प्रकृति में कमी हो जाए, खामियां हो जाए, तो मानव ही उसका भुगत वो ही होगा। मानव ही अब पछताएगा, मानव के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, मानव के रहन सहन पर पड़ेगा, मानव के खान पान पर पड़ेगा। नतीजतन मानव का जो वर्तमान स्वरूप है वो विघटित होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम आप सभी मिलकर इस विषय में सोचें और अधिक से अधिक पेड़ लगावें, अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो जरूरत है उतना उपयोग करें, और जहां जरूरत नहीं है उतना उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पैदल चल सकते हैं, अगर हम छोटे मोटरसाइकिल स्कूटर से काम ले सकते हैं, तो कार को उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कार से काम ले सकते हैं तो हम ऐसे हेलीकॉप्टर और स्पुतनिक की मदद या उसका उपयोग करने के लिए अगर हम लोग नहीं छोड़ दें, ज्यादा कोशिश करें कम से कम हो, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। नहीं तो मानव का दबाव तो यही होता है, मानव का एग्रेशन एक जगह जुटना तो यही होता है, जो अभी महाकुंभ के समय में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मानवीय दबाव एक जगह पड़ा और सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, जो सुन रहे हैं उनसे भी, जो नहीं सुनते हैं उनसे भी, जब मौका लगता है तो कह पाते हैं कि किसी बैठक में, सभा में, कि भाई एक दोहन करो, एक निश्चित सीमा तक दोहन करो, उपयोग में लाओ, एक निश्चित सीमा तक उपयोग में लाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम अधिक से अधिक उपयोग की लालच में अधिक से अधिक काम लेने के लिए हम बाउंड्री को खोल दे, बाउंड्री को निगल जाए। सीमा रेखा जो हमारी है उस सीमा रेखा को तोड़ दें। इस सीमा के बंधन में ही रह करके हमें काम करना चाहिए। यही मेरा व्यक्तिगत सलाह है और यही मेरा कंक्लूजन है कि मनुष्य और वातावरण के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है और यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। मैंने अपनी बातों को चूंकि चंद शब्दों में कहने का प्रयास किया, और इस संबंध में अगर कोई जिज्ञासा हो तो की जा सकती है, नहीं तो एक ही मूल मंत्र के साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम को रखें कि मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रकृति हमारे उपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। बहुत अच्छा आपने दोनों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन मनुष्य आज के व्यस्तता में उसको मेंटेन नहीं कर पाता है और वनों को काटता जाता है, वन पशुओं को भी मार के खाता है। हर तरह का मतलब प्रदूषण, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीजों को आपने थोड़ी देर के अपने लेक्चर में बता दिया। कल कारखाना जिससे नेचुरल हवा, नेचुरल एनवायरनमेंट लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये हम मनुष्य के लिए भी बहुत खतरनाक होता जा रहा है और हमारा प्राकृतिक वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। जल कितना खराब हो गया है। कुंभ मेले की बात कही आपने, वहाँ कितने लोगों की जान चली गई। तो आपने जिस तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाया वो बहुत ही अविस्मरणीय है और आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा रहा। एसबी रमन जी ने हाथ उठाए हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, बोले। सर ऐसा भी है कि हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, ऐसा भी है, अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया में कितने लोग गए और कितने सब बड़े बड़े एक्टर्स थे, बड़े बड़े हर एक चीज थे, और डेवलप कंट्री है अमेरिका, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई उस आग को। वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अमेरिका में हो सकता है तो इंडिया में भी ये चीज हो सकती है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा, बिल्कुल इसलिए हमने कहा कि बाउंड्री को नहीं तोड़ना है, बाउंड्री के भीतर मर्यादा में रख के काम करना है। जानकी जी के लिए लक्ष्मण ने एक सीमा रेखा तय कर दी थी कि माता जी इससे बाहर आप नहीं आएंगे। जानकी जी नहीं मानी, बाहर चली गई तो संपूर्ण महाभारत हो, संपूर्ण रामायण की घटना हो गई।
महाभारत की सीमा में भी अगर द्रौपदी रही होती तो महाभारत नहीं हुआ होता, लेकिन सीमा में नहीं अतिक्रमण किया, उन्होंने गालियां दी या अपशब्द कहे, जिसका नतीजा हुआ कि महाभारत हो गया। तो सीमा रेखा की हमेशा जरूरत होती है। कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला, कोई भी पंचायत, सब में कोई भी गांव, आपका अपना घर और आपकी अपनी जायदाद, सबों की एक सीमा बंधी हुई है। और जब सीमा का अतिक्रमण करते हैं और बिना अनलॉफुली करते हैं, अगर लॉफुली करते हैं तो ठीक है, अनलॉफुली करते हैं तो झंझट स्वाभाविक है, होता ही है। इसलिए हम लोगों को सीमा रेखा पर, प्रकृति की सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए मानव को विकास करना चाहिए। कामले जी ने बहुत अच्छा कहा। और अब देखिए कि ये जब प्रकृति ने हमें जमीन दिया, सब जगह जमीन, और ये करोड़ों करोड़ों रुपए में जमीन बिक रही है, अरबों अरबों रुपए में जमीन बिक रही है। और उस जमीन पर 95,000 एकड़ जमीन हमारा चाइना ऑक्युपाई करके रखा है, और हम उससे ले नहीं पा रहे हैं कि उसके पास जितने हथियार हैं, हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं, तो अभी हमने लेने का प्रयास नहीं किया कि क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा हथियार है। तो ये जो हथियार बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, ये चाइनीज को मारने के लिए, और चाइनीज बना रहे हैं इंडिया के लोगों को मारने के लिए, और वर्ल्ड में वो कोविड वगैरह ऐसा खतरनाक बीमारी को फैला रहे हैं। तो ये क्या है? पर्यावरण का दुरुपयोग ही तो है। ये दुर्बुद्धि जो आदमी के दिमाग में आ गई है डॉक्टर साहब, ये दुर्बुद्धि कैसे जाएगा? ये दुर्बुद्धि को दूर करने से ही ना मानव शोषण रुकेगा। इसके लिए एक ही शब्द है, वो है कंटेंटमेंट, संतोष। जब तक संतोष में हम हैं तब तक ठीक है। जब हम असंतोष की स्थिति में आ जाते हैं, उसके बाद ये सारे कंफ्लिक्ट शुरू होते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभिक जुबानी को कोट किया कि अटल जी ने कहा कि रहने के लिए घर चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को अन्न चाहिए, और क्या सब चाहिए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। नतीजा है कि हम लोग विकास के बदले विनाश को आमंत्रित। हाँ, और अच्छा अभी क्या है, अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि हम यदि उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम अपने जमीन को वापस नहीं ले पाएंगे। लोगों में लालच आ गई है, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे चीज को लेने के लिए लोग व्याकुल हो रहे हैं। और हमें अपने को बचाने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए और हमको बड़े बड़े हथियार बनाना बहुत जरूरी हो गया है। ये भी एक चीज है। और दूसरी बात ऐसा है कि अपना पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है सर। पॉपुलेशन की वजह से भी एक हर एक चीज ये हो रही है, तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी हाँ, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में। किसी का माइक ऑन है प्लीज। हाँ, नागेश झा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नागेश झा जी भी तो बहुत अच्छा टिप्पणी करते हैं। नागेश झा जी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सर। एक्चुअली पहले तो मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं अपना प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन जो आज के वक्ता हैं, जो उनका नाम है वही नाम मेरा भी है। मेरा दूसरा नाम टुनटुन ही है, टुनटुन झा है। ये मेरा सौभाग्य है कि उनका भी मैं भाषण सुना, तो मैं थोड़ा देर ज्वाइन किया, उसके माफी मांग रहा हूँ। अब मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये होती है कि हम अपने से ऊपर उठ के अपने समाज, अपने देश, अपने संसार के बारे में जब सोचने लगेंगे तो ये अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अभी जो संसार की सबसे अधिक आबादी अपने ही देश में है, तो हमको अपने विचार बदलने पड़ेंगे, स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। हमेशा स्वार्थ सिद्धि के लिए ही नहीं सारा काम करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम स्पिरिचुअल क्वोशंट बोलते हैं,
यदि वो जब तक डेवलप नहीं होगा, मतलब अधिक से अधिक आबादी में, तब ये संसार तालमेल बटोर शुरू कर देगा। और सर अमिताभ जी, आपने जो कहा चाइना के बारे में, चाइना का एक ही इंटेंशन है कि पूरे संसार में हम शासन करें, राज करें, विस्तारवादी नीति है। वो जितने भी गंदे काम कर रहा है अपना पूरे संसार पर प्रभुत्व जमाने के लिए। तो यहाँ पर कोविड जो वो लाया चाइना, जिसको WHO को अपना वो कैप्टिव बना लिया था, उसके बदले में प्रकृति ने चाइना को पनिशमेंट भी दिया है, जो कि सरफेस पर नहीं आया। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं चाइना में आई हैं और चाइना में बहुत सारी निगेटिव चीज चल रही है जो प्रकृति ही कर रही है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर चाइना में सामूहिक रूप से हत्या की गई, वो तिब्बत से सटा हुआ एरिया है, वहां पर बहुत ही खराब माहौल है। तो मेरा मैसेज यही है कि अभी जो भी हम लोग इस ग्रुप में लोग हैं और जो संसार में, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये प्रकृति से हम नहीं जुड़ पाएंगे। तो भगवान से जुड़कर ही हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं, सद्भावना आ सकती है और हम संसार के लिए और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी देखिए ना, थोड़ा सा जब ये तिब्बत जो है, अब बुद्ध बोध गया में जाके देखिए, ये सारे तिब्बतियन कितना प्रेम से पूजा करते रहते हैं, दिन रात पूजा करते रहते हैं भगवान का। और उसमें वो तिब्बत, इन लोगों, इसका दलाई लामा का तिब्बत वो चाइनीज लोगों ने कैप्चर करके रखा है। पता नहीं वो इस जन्म में छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और तिब्बतियन बौद्ध भिक्षुक पर इतना अत्याचार कर रहा है। और ये तो हम इनसे पूछेंगे, क्या नाम है अपने आज मेन वक्ता से, डॉक्टर चुनटुन झा साहब से, कि मतलब कि जब कोई गलत करता है, जैसा कि नागेश झा जी ने भी कहा, तो उसको सजा मिलती है। जब तक उसको, जैसे दुर्योधन जब तक मारा नहीं गया और मरते समय भी उसको बुद्धि नहीं आया, रावण के मरने के बाद तो रावण को बुद्धि आया, और राम जी उनसे शिक्षा लेने गए, उसको कुछ बुद्धि आया। कंस को भी मरने के बाद बुद्धि आया, दुर्योधन को मरने के समय तक अहंकार नहीं गया। तो ये जो दिमाग में मनुष्य के अहंकार आता है, लोगों के संपत्ति को लूटने की बात आती है, लोगों को नुकसान करके अपने को आगे बढ़ाने की बात आती है, विस्तारवादिता की बात आती है, पर्यावरण को नष्ट करना, मनुष्य को मारना। एक आदमी को हम जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारने का हमको क्या अधिकार है? लेकिन अब जब तक तिब्बत उतनी हथियार नहीं बना लेता, और जब तक वो अभी नागेश झा जी ने कहा भगवान जी का पूजा करना चाहिए, एकदम पूजा से बहुत लाभ होता है। महाभारत युद्ध का भी अंत ईश्वर की कृपा से हुआ, रामायण का भी अंत ईश्वर की, हर मतलब बुरे ग्रह का शांत ईश्वर ने ही किया। तो अभी जो विध्वंसता चल रहा है, ये तिब्बत कब आजाद होगा? ये हमारा 95,000 एकड़ जमीन कब मिलेगा? और ये चाइना और पाकिस्तान और जैसे अफगानिस्तान, ऐसे सब जैसे नरसंहार वाले जगह जहाँ पे मतलब आदमी का आंख फोड़ देते हैं, उनको दया नहीं आती है, और आदमी को मार के, आदमी को जला करके, यहाँ पे बिहार में शहाबुद्दीन 2 लड़कों को एकदम तेजाब से जला दिया, उसके दिल में दया नहीं आया और उसको राजगद्दी मिलती रही। और यहाँ पे नाकामयाब लोग एकदम मतलब किस तरह से, वो यूपी में वो मुलायम सिंह, यहाँ पे लालू यादव, ये सब अत्याचार और राजभोग कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या हम गलत रास्ते से ही आगे बढ़े तो क्या जाने क्या दुनिया में हम पा लेंगे। अभी संगीता टोडमल साहब वहां से आ गई हैं, अमेरिका से आई हैं। संगीता टोडमल साहब, वेलकम। वी वर वेटिंग। वेलकम संगीता। संगीता जी, हाँ
वेलकम। सो वी आर टॉकिंग वेरी सीरियस सब्जेक्ट और आदमी और पर्यावरण में कैसे सामंजस्य रचा जाए, इस पर ही बात हो रही थी। तो टुनटुन साहब इसका जवाब दें कि अमेरिका में तो डॉक्टर टुनटुन साहब ये बताएं कि ये कैसे होगा और हम अपनी जमीन कैसे लेंगे, तिब्बत आजाद कैसे होगा, यहाँ हर आदमी अच्छे ढंग से कैसे जीना शुरू करेगा, कैसे सब आदमी को सच्चाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी। ऐसा समय आएगा भी कि नहीं आएगा, ये अब बहुत शक लगता है कभी कभी। हम तो दिन रात पूजा करते हैं, हम लोग का उम्र हुआ पूजा करने का, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो विनाश काल का सपना देखता है, जो गलत लाइन पर चलता है, वो आगे बढ़ता जाता है। अभी चाइना में जो बुरे ग्रह आ रहे हैं, इसके बारे में नागेश झा जी ने प्रकाश डाला, लेकिन अभी भी चाइना में दुष्कर्म करने का प्रभाव नहीं गया। पुणे में एक पता नहीं कोविड का ही एक साइड इफेक्ट कोई बढ़ा हुआ, जिसमें 137 आदमी की डेथ हो गई, और नहीं 137 आदमी बीमार हैं और 3 आदमी ये है का डेथ हो गया। तो ये भी मतलब चाइना का ही देन लोग कहते हैं, कोविड का साइड इफेक्ट है। तो टुनटुन झा साहब इसके बारे में बताएं, और फिर संगीता जी से जो अमेरिका से आई हैं उनसे भी पूछेंगे, ज्ञानेश्वर जी से भी पूछेंगे, डॉक्टर शारदानंद जी से भी पूछेंगे, और कुमारी प्रियदर्शिनी मैम भी हाथ रेज की, उनसे भी पूछेंगे। तो टुनटुन झा साहब, डॉक्टर साहब बोलिए, कैसे आदमी संभलेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हाँ म्यूट है, म्यूट उसको ठीक कीजिए सर। हाँ आपका माइक म्यूट है सर, टुनटुन झा साहब आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है, माइक को ठीक कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। तब तक डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी बोले। जी सर, मैं भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। जी नमस्कार सर। सर सही में अभी आप लोगों की जो बात हो रही थी, तो मैं भी इसमें कहना चाहूंगी कि जब तक हम लोग आध्यात्म से न जुड़ेंगे, खासकर युवा वर्ग आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो सब कुछ खुद ब खुद पॉजिटिव होते जाएगा। जो आध्यात्म से जुड़े रहते हैं सर, आप भी फील करते होंगे, तो आपके चारों बगल एक पॉजिटिव वाइब्स रहता है जो आपको गलत काम करने ही नहीं देता है। और इसलिए कहा गया सत्यम शिवम शोधनम, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। तो युवा वर्ग में मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं दर्शन की भी विद्यार्थी हूँ और दर्शन पढ़ाती भी हूँ, तो युवा वर्ग में जब तक आध्यात्म का ज्ञान ना आएगा, ना बढ़ेगा, तब तक हम लोगों का जो आज का वातावरण एक हो गया है, वह हमें लग रहा है कि पॉजिटिव उसका वाइब नहीं हो पाएगा। तो आध्यात्म कहते हैं कि कर्म की सफलता के लिए धर्म का होना अनिवार्य है। तो ये मैंने व्यक्तिगत रूप से फील करती हूँ, इसलिए मैंने इसे साझा किया सर। तो निश्चित तौर पर हम लोग आध्यात्म से जुड़े, ताकि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति बोले तो 2 प्रकृति की बात आती है, एक नेचर जो है वो प्रकृति, और नेचर में मेरा जो स्वभाव है वह भी प्रकृति है। तो वह जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, वह खुद ब खुद ठीक होते जाता है, हो जाएगा जब हम अपनी प्रकृति को शुद्ध करेंगे, अपने स्वभाव को शुद्ध करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब होनी ही चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साकेत बासु जी कनाडा से जुड़े हैं। साकेत बासु, आप बताइए कि अभी का जो वातावरण प्रेजेंट चल रहा है, इसमें कच्चे दिमाग वाले लोग सोचते हैं कि गलत काम करके, पर्यावरण को दूषित करके, लोगों का धन हड़प करके और बढ़िया बढ़िया हथियार, बड़े बड़े हथियार से लोगों का जान ले करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, आदमी भी जो नेचुरल चीज है वो भी खत्म हो रहे हैं, और सबके दिमाग में गंदगी बढ़ती जा रही है। इससे कैसे निदान पाया जाए? डॉक्टर साकेत बासु फ्रॉम कनाडा। डॉक्टर साकेत बासु।
डॉक्टर साकेत बासु। निगेटिविटी से भी हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अगल बगल में हम देखते हैं कि लोग काफी उन्नति कर रहे हैं। चाइना इतना पावरफुल हो गया है, अमेरिका इतना पावरफुल हो गया है, अब उससे अपना जमीन लेने के लिए हमको उतना पावरफुल होना होगा, उतना हथियार बनाना होगा। हथियार बनाएंगे, लोगों का वध करने का सपना देखेंगे तो हमारा जो पॉजिटिविटी है वो तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कर्म के लिए युद्ध भी करना पड़ता है, धर्म भी करना पड़ता है। इसमें आपका क्या राय है साकेत जी? कैसे हाउ वी शुड एडजस्ट आवरसेल्फ? साकेत जी। हाँ जी, थैंक यू अमिताभ जी। उसको भी बता दीजिए, लेकिन कैलिफोर्निया में जो अभी आग लगी है और जिसके वजह से इतने हजारों घर भी गए हैं, हर एक चीज गया है, उसके बारे में प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। बहुत जरूर, बहुत बढ़िया। साकेत जी बताइए, कैलिफोर्निया वाला भी बताइए, और हमारे अमेरिका से संगीता मैम भी जुड़ी हैं, उनसे भी सुनेंगे। तो साकेत जी, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस? साकेत, थैंक यू वेरी मच। अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हमारी जिंदगी में ये है कि हम हमारे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये तो हर कंट्री का रिक्वायरमेंट है। कोई भी अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना चाहे तो द कंट्री विल गो इनटू द बैकयार्ड, बैकस्टेप हो जाएगा। लेकिन कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी करे, एग्रीकल्चरली करे, इंडस्ट्रियली करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, उसके ऊपर तो एक एनवायरमेंट या वातावरण के ऊपर तो उसका तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इट इज ऑन अस, हम ये कैसे बैलेंस कर पाएंगे, ये इंडिविजुअल कंट्री, इंडिविजुअल कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड अभी एक बड़ा खतरनाक कम्युनिटी का इमर्जेंस हुआ है, जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं या रियल एस्टेट डेवलपर कहते हैं, जो जमीन जगह इन सभी के जगह में ट्रांसफॉर्म करके बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। तो ऑल द वेटलैंड, वाटर बॉडीज, जो कुछ भी है, सारे कुछ इसके अंदर हड़प हो चुका है। एवरी सिटी, एवरी टाउन अक्रॉस इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, देखिए चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये रियल एस्टेट डेवलपर के कारण हमारे वातावरण पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल क्यों हो रहा है कि हर जगह पे किसी भी कंट्री में देख लीजिए, रियल एस्टेट डेवलपर या हमारे जो प्रोमोटर्स कहते हैं, लैंड प्रोमोटर, बिजनेस प्रोमोटर, दे गेट एसोसिएटेड विद द लोकल पॉलिटिकल पार्टीज। जो पार्टी अभी पॉलिटिकली क्षमता में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके साथ इसका एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, बिग एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, दे प्रोवाइड बिग फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टू द पीपल इन द गवर्नमेंट। और इसी के कॉन्सिक्वेंस में शॉर्ट टर्म मनी गेन करने के लिए गवर्नमेंट भी, लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, हर जगह वो सारे जो हार्म्स हो रहे हैं एनवायरमेंट, उसको अनदेखा करके ये सारे रूल्स पास कर रहे हैं। और हमारे सिटीज, टाउन, म्यूनिसिपैलिटी, हर जगह वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ कंक्रीट जंगल। अगर इतना प्रेशर हमारे लैंड के ऊपर आ जाएगा, उसका कैरिंग कैपेसिटी के बाहर चले जा रहे हैं, तो हर किसी कंट्री में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे ग्राउंड वाटर घट रहा है, सिटी के लाइफ क्वालिटी डिटेरियोरेशन हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज बढ़ रहा है। तो गर्मी के मौसम में आप देखिएगा हमारे जो सिटीज है, उसके एवरेज एनुअल टेम्परेचर इतना हाई है कि नाइट टाइम में भी उसका टेम्परेचर नीचे सिग्निफिकेंटली नहीं आ रहा है। तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ हीट आइलैंड। तो ये सभी को देखते हुए हम लोगों को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चॉकआउट या प्लान करना चाहिए, जहां पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें और एनवायरमेंट के ऊपर भी हम ध्यान दें, सो दैट वी कैन मेक अ बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा गोल इतना शॉर्ट टर्म हो गया है, वी आर ओनली लुकिंग फॉर अवर शॉर्ट टर्म गेन। इसी के कारण हमारे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं कर रहा है। इसी के कारण पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, जहां पर सब्सटेंशियली ह्यूज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इतना प्रेशर है जिसके लिए उसे इंडस्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, रोड चाहिए, तो उसका तो एक इम्पैक्ट एनवायरमेंट में पड़ेगा। और इसी के कारण हमारे जो एनवायरमेंटल सिस्टम है वीक हो रहा है। तो बैलेंस हमें निकालना है, हमें सोचना है कि लाइक वी हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन दीज। इतना पॉपुलेशन इंक्रीज है तो कोई भी कंट्री इतने पॉपुलेशन प्रेशर के अंडर तो बकल डाउन कर जाएगा। इंडिया फिर भी चल रहा है, और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन इतना सेंसिटिव इश्यू है
कि कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो 10 और पार्टियां उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, रिलीजियस वगैरह पॉइंट्स आ जाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट अनपॉपुलर नहीं होना चाहता है। इसी के कारण देखो, नो वन वांट्स टू टेक अ हार्श डिसीजन। सिमिलर फॉर क्लाइमेट चेंज, आज जो सारे दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इश्यूज हो रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं ले रहा पाया है। उसके कारण यही कि उसको इंडस्ट्री को कर्व करना पड़ेगा। ऐसा कोई कंट्री नहीं है सारे दुनिया में जो अपना इंडस्ट्री के ऊपर हाथ डालना चाहते हैं, बिकॉज इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, इसी के साथ स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर हाथ रखे तो अपोजिशन इसके अगेंस्ट चला जाएगा और इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट टू सब्सटेंशिएट। नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाएगा। इसी कारण हमारे जो डेमोक्रेसी है उसी का स्ट्रेंथ और उसी का वीकनेस हैज मेड दिस थिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इसी के कारण वी आर एट अ क्रॉस रोड। हमें ये सोचकर डिसीजन लेना है, उसके कारण हमें शायद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बनाना पड़ेगा, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे एनवायरमेंट के लिए, और भी जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको डालना पड़ेगा, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। कोई भी कंट्री आगे जाकर ये सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं हो जा पा रहा है। तो दीज आर वेरी वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स। इसका सोल्यूशन इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि इसी के कारण बड़े बड़े पावरफुल कंट्री भी अपने ये चैलेंजेस को मतलब रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। इट विल टेक टाइम। और उसी के साथ अगर हम ये पॉपुलेशन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं ले पाए तो ये पॉपुलेशन ही हमें खा जाएगा। We will be destroyed by the overwhelming pressure of population. You want to add something? Sangeeta ma'am, from America she has come, and our Kal Shetty साहब has also come. कामले साहब, काल शेट्टी साहब हमारे पूना से यशदा के डायरेक्टर जनरल आ गए। सर गुड इवनिंग। हाँ, प्रणाम सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। एंड वन संगीता मैम फ्रॉम यूएसए हैज कम, साकेत जी फ्रॉम कनाडा हैज कम टुडे, काल शेट्टी साहब फ्रॉम पुणे। संगीता मैम अभी कामले साहब ने पूछा कि ये कैलिफोर्निया में जो आग लगा उसको कोई बचा नहीं पा रहा है। सो व्हाट इज द रेमेडी? American government is so much powerful. Why they are not taking action against this fire in this California? Sangeeta ma'am, please say. Sangeeta ma'am. One minute. Yeah. Yeah, early morning here in Atlanta. Good morning. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर आप सब लोग मिलकर इतना कुछ कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। Actually, being an environmentalist and America and California is the one of part of America. लोगों में क्या होता है एक्चुअली थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अमेरिका का कुछ पार्ट ऐसा है वहाँ बहुत अकाल पड़ता है काफी, और उस जगह पे यदि इतना बड़ा अकाल होने के बाद पेड़ है, वो पेड़ के अंदर जो पानी है बिल्कुल सूखा है, एंड अभी जो है बहुत ठंड है। उसकी वजह से देयर इज अ टू डिफरेंसेस, ज्यादा कोल्ड एंड मॉइस्चर नहीं है हवा में, मॉइस्चर नहीं है, इसकी वजह से आग बढ़ती जा रही। कल मैं इंडिया के एक किसान के साथ बात कर रही थी। वो लोगों ने मुझे, आई एम फ्रॉम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर शुगर केन। तो कभी कभी शुगर केन का जो खेत है उसमें भी आग लग जाती है। तो एक किसान ने मुझे बताया, अरे अमेरिका में इतनी बड़ी आग लगी है और इतना बड़ा अमेरिका है, इतना पावरफुल है, साम्राज्यवादी है, कुछ क्यों नहीं कर रहा? तो उसके ऊपर मैंने बताया कि
काफी सारे लोग उसके ऊपर जुड़े हुए, काफी सारे एफर्ट्स लगा रहे, बट अभी तक चल रहा। तो वो किसान ने मुझे बताया कि जब शुगर केन का जो खेत है उसको जब आग लगती है, तो जैसे एक तरफ से आग लग रही तो दूसरे अपोजिट तरफ का जो शुगर केन है उसको जला देने का अगेन। तो दो आग जब एक साथ जलती है तो दोनों का पावर लगा के वो बुझ जाती है। तो मुझे आइडिया बताइए, तो ये भारत के आइडिया है, ये कॉमन फार्मर्स की आइडिया है। तो मैंने यहाँ भी कुछ ईमेल करके बताया कि ऐसे ऐसे हमारे भारत के लोग हैं और जो रूरल में काम करते हैं, फार्म में काम करते हैं, उन्होंने ये आइडिया बताई है। तो व्हाट कैन वी डू? तो लोग ये उसके ऊपर भी थिंकिंग कर रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ फार्मर फैमिली, जो कुछ छोटी छोटी चीज भी बड़ा काम कर सकती है, ये मैंने यहाँ दिखा दिया। जरा एक बार फिर से बताएं, क्या कहा आपने? शुगर केन फील्ड्स का क्या होता है सर? अभी आपने कहा ना ईख के विषय में, अपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है ईख के खेत में? डॉक्टर संगीता मैडम, अभी आप जो बोल रही थी, कृपया रिपीट करें फिर उसको। अमिताभ बाबू अभी कहीं हैं? अभी संगीता मैडम लेफ्ट कर गई हैं, कहीं चली गई हैं, छूट गया। अभी वो कुछ बोल रही थी शुगर केन के लिए, वो कनेक्शन टूट गया उनका। अच्छा। विद्यानाथ, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं समझा दे रहा हूँ। जब नेतरहाट में चीर पाइन के जंगल में आग लगती थी तो हम लोग चीर पाइन के सूखे पत्ते को पहले कुछ दूर जाके हटा देते थे, तो बस, और उसके आगे आग नहीं बढ़ती थी। तो वैसा ही संगीता मैम बोली, जो शुगर केन का जो खेत होता है उसके आगे जो शुगर केन सूख गया है उसको जल्दी से आप काट के हटा दीजिए, तब आग आगे नहीं बढ़ेगी। यही कंसेप्ट है जो हम लोग नेतरहाट में किए, वही वो खेतों में करना चाह रही है। सर, माइनिंग एरिया में जो आग लगती है यही किया जाता है, काट दिया जाता है थोड़ी देर के बाद और एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है, यही सिस्टम अपनाया जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि शुगर केन में जो उसका ये है, शुगर का जो पार्ट है जिससे अल्कोहल भी बनता है, आजकल बायोफ्यूल में भी काफी उसका प्रचलन हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो चूंकि ज्यादा इन्फ्लेमेबल ये है तो इसीलिए लोग उसको हटा देते होंगे ये फायर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अपने आप में काफी अनफ्लेमेबल हो जाएगा वो। सब लोग, अमिताभ बाबू गए कहाँ? काल शेट्टी साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? आदमी और नेचर में कैसे एडजस्टमेंट किया जाए? अपने को मजबूत रखने के लिए हमको हथियार रखना होगा, नेगेटिव फीलिंग रखना होगा, लोगों को मारने का ताकत लाना होगा, तब जा करके लोग हमसे डरेंगे तो हमारे जमीन को कैप्चर नहीं करेंगे। इसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाए? काल शेट्टी साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? काल शेट्टी साहब, हाउ टू establish relationship between man and nature? आप तो एग्रीकल्चर में बहुत दिन तक काम किए हैं। काल शेट्टी साहब, यू लिसन मी, बोलिए सर। अच्छा, जोशी जी आप क्या बोलना चाहेंगे? उमेश चंद्र जोशी जी, आवाज जा रही है नहीं मेरी?
आपकी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है। हाँ जोशी जी आप बोलिए। डॉक्टर प्रियंका यू वांट टू से समथिंग? अभय कृष्णन साहब, आप क्या बोलेंगे? क्या बात है भाई, किसी को सर नहीं मैं हूँ सर, मैं बना हुआ मीटिंग में सर। हाँ बोलिए। सर्वप्रथम सर आप सभी विद्वानों को मेरा चरण अफसोस, और आपको इतने सीनियर मोस्ट आदमी, हम जैसे कम उम्र के आदमी का अपने मंच पे आने का मौका दिया सर। मैंने आप सभी को बातों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरा जरूर बोल पाऊंगा कि जितने भी घटनाक्रम है उनको सुनने के बाद और समझने के बाद एक बातें समझ में आती है। कबीरदास की एक दोहा है सर, जो आप लोगों ने बचपन में हम लोगों को पढ़ाया है, अति सर्वत्र बज्रियते। मतलब कि अति जहाँ होती है, चाहे वो इंसान के बीच में या इंसान के बीच में, वो कम होना चाहिए। और जहाँ तक याद है सर कि कहा गया है कि सीता मैया का हरण उनकी सुंदरता के कारण हुआ, अत्यधिक सुंदर थी। रावण का वध उसके गर्व के कारण हुआ, वो सोचता था धरती पे मैं ही सब कुछ हूँ। बलि को बंधक बनाया गया अधिक दान देने की वजह से, वो एक बंधन में बन गए। तो ये सब चीजें जो है सो याद आती है। दूसरी चीजें है सर कि कहीं भी चाणक्य का एक सवाल पूछा गया था कि दरबार में कि ये बताओ कि जहर क्या है। चाणक्य ने 7 चीजों को जवाब दिया। जहर आपकी ताकत, लालच, भोग, पैसा, घमंड, ये सभी चीजें जो है सर टोटल सर अभिमान, ये सभी चीजें सर आपका लालच जहर का बराबर है। और जहां तक मैं देखता हूँ तो आज हमारे पृथ्वी पे ये चीजें ज्यादा चल रही हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा सर, किसी वस्तु को जब पानी में तभी तैर सकती है जब वो उसके बराबर पानी का विस्थापन हो। लेकिन आज हमारे धरती पे विकास के नाम पे ये चीजें हो नहीं रही, सही मायने में नहीं हो रही। जो कि आज कई तरह का युद्ध होना, एक देश से दूसरे देश के बीच में युद्ध होना, अपने क्षमता के करना, तो वो मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये चीजें इंसान, धरती और प्रकृति, इन तीनों के बीच में सही सामान्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना रहते हैं उतना देते नहीं। एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सर कि अभी हम लोग आज, पहले के जमाने में आप 10 फीट 4 फीट जमीन में गड्ढा कीजिए, चापाकल में पानी आ जाता। आज के डेट में आप कितना भी गड्ढा कीजिए, पानी आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। कई राज्यों में मतलब कि इतना ना उसका दोहन किया गया कि उसको बचाव के लिए हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। धरती पे बाढ़ आना और प्राकृतिक प्रकोप होना, ये सभी चीजें कम सामान्य स्थापित नहीं हो पा रहा। तो मैं तो यही बोलूंगा इस मंच के माध्यम से कि हम सभी को मिलकर प्रकृति के नेचर और इंसान और धरती के बीच में एक सही तरीके से संबंध करना चाहिए और अति सर्वत्र जैसे फॉर्मूला को अपनाना चाहिए। अगर हम कुछ रहते हैं तो उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो प्राकृतिक ऐसी चीज है वो आप खुद ब खुद भरपाई कर रहे थे। अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीजें हो जाती है तो दिक्कत आती है। तो ये मेरा कहना पड़ेगा। आप सबको मेरा धन्यवाद सर, थैंक यू सर। डॉक्टर वाशवी किरो, व्हाट यू विल बी एडिंग इन दिस? वाशवी किरो मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? आप एग्रो मेडिसिन की डॉक्टर हैं, प्राकृतिक रूप से चल रही है प्रकृति और आदमी में कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए। डॉक्टर वाशवी किरो, यू वांट टू से समथिंग? डॉक्टर वाशवी किरो हमारे बीच हर्ष जी हैं, हर्ष जी इकोनॉमिक्स, आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड इवनिंग। या
Unfortunately, I was not able to hear the entire thing. I was outside, but whatever I could grasp, it was really amazing. The nature of conservation should be सीट as मिल जा सकता combined है। power, प्लांट तो power like अभी जनवरी है ना, मतलब फरवरी है, 5 दिन 10 दिन रुको, तब किसी भी जगह से मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। yeah, the plant. Dr. Harsh, So that would be enough on my side. please repeat. सीट तुरंत जर्मिनेट कर जाएगा, उससे कहो ना। हर क्या बोलिए, आपका आवाज नहीं आया। हाँ। So I'm trying to say that the conservation of nature कह के should be रखो, our first priority जो ही जर्मिनेट करता है, rather than focusing on the wars प्लांट लेट चाहिए। and कोई दिक्कत नहीं, अभी देने में कोई दिक्कत नहीं। क्या करें? this was the thing I was emphasizing on. Thank you. किसको सीट डाल देख लो, सीट जर्मिनेट कर जाए। हाँ दो ना, हाँ दो ना, का के रखो, Okay. जो हम लीव भी देंगे। उमेश जोशी जी, उमेश जोशी जी, आप क्या बोलेंगे? सबसे बुलवा देंगे। उमेश जोशी जी क्या बोलेंगे? सबको बांध के रखते हैं, सबसे बड़ा गुण है इनमें, इस सबसे। काल शेट्टी साहब, सबको बांध के रखना ही बहुत बड़ा गुण है। काल शेट्टी साहब, व्हाट यू वांट टू से? नहीं, इतना हाँ, 2 घंटा से पहले खत्म नहीं करेंगे, 9 बजे। ओके, हमारी आवाज जा रही है काल शेट्टी साहब को? 40 मिनट स्पीकर बोले हैं, केवल 40 मिनट। हाँ, करके 2 घंटा काल शेट्टी साहब, तो अब मैं चाहूंगा कि चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी हो जाए, चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी हो जाए। जरा उससे पहले मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। हाँ, जरूर करिए। डॉक्टर प्रियंका, ऑल्सो यू कैन से इफ यू वांट टू से। प्रियंका मैम, ओके, तो हाँ, आप कमेंट कीजिए। विद्यानाथ झा जी, आप बोलिए। हाँ, आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी है, 2 फरवरी को। जी। तो आज हम लोग उस दिन को भी थोड़ा याद कर लें। अभी स्पीकर महोदय ने, वक्ता महोदय ने प्रकृति और पर्यावरण पर बहुत अपने साथ गर्भित विचार रखे हैं। तो मेरा ये कहना है, चूंकि मिथिला से आते हैं वो भी, हमारे यहाँ या यहीं क्यों और अन्य जगहों पर भी हम किसी बड़े देवालय की कल्पना बिना पोखर, बिना जलाशय के नहीं कर सकते। पोखरा वहाँ होना जरूरी है, और वो आर्द्र भूमि है। इसीलिए हमारे यहाँ एक बड़े पोखरों को रजोखर भी कहा जाता है। पोखर, रजोखर और सब पोखरा, राजा शिव सिंह और सब छोकरा। हमारे यहाँ ये एक वंश हो गया है जिसको ये ओइनवार वंश बोलते हैं। उसी वंश के एक राजा हो गए शिव सिंह, और विद्यापति उन्हीं के मित्र थे, उन्हीं के दरबार में थे, मित्र भी थे, सखा भी थे, मंत्री भी थे। तो ये कहा जाता है कि रजोखर पोखर जिसने खुदवाया, राजा शिव सिंह उन्होंने जिन जिन पोखरों को खुदवाया उनको रजोखर नाम दिया जाता है। बड़े बड़े पोखरे होते हैं, और पोखर, रजोखर और सब पोखरा, राजा शिव सिंह और सब छोकरा। मतलब राजा में गिनती होती है शिव सिंह की, क्योंकि वो बहुत ही बेनेवोलेंट प्रवृत्ति के थे। और अकाल उस वक्त भी होता था, अकाल आज भी होता है, अनावृष्टि उस वक्त भी होती थी, अनावृष्टि आज भी होती है। लेकिन उस जमाने में, आज से 400-500 वर्ष पहले जो अनावृष्टि होती थी तो बहुत बड़ा भयंकर सूखा पड़ता था। तो फूड फॉर वर्क स्कीम आजकल भी चलती है। तो राजा उस वक्त के राजा जनता को भूख से त्रस्त जनता को अनाज देते थे, और बदले में पोखर खुदवाते थे, ताकि उनका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़े, इरिगेशन की फैसिलिटी हो, पिसिकल्चर मत्स्य पालन की फैसिलिटी हो। तो आर्द्र भूमि जो है उसका भी संरक्षण बहुत जरूरी है। आर्द्र भूमि के संरक्षण ना होने के कारण अभी दरभंगा में शारदा बाबू हैं इसमें जुड़े हुए। अभी तालाब बचाओ अभियान, कल हम लोग जाकर के डीएम से मिले थे कि शहर के तालाबों को बचाइए। इसका ऐसा अतिक्रमण हो रहा है कि पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। जो शहर पानी के एबंडेंस के लिए जाना जाता था वो पानी की कमी के लिए जाना जा रहा है। सब जगह प्रॉब्लम है। तो प्रकृति और पर्यावरण हम तभी बचा सकते हैं
जब हम अपनी जलभूमि की आर्द्रभूमि की रक्षा करें। एक तो ये, दूसरा मेरा ये कहना है कि आप दरभंगा शहर में मैंने देखा है कि यहाँ पर कम से कम ये परिपाटी है, गाँव में भी परिपाटी है, गाँव में भी जो ब्रह्म स्थान होते हैं वो पीपल के वृक्ष के साथ, बरगद के वृक्ष के साथ, तो ये परिपाटी है, प्राचीन परिपाटी प्रकृति के साथ रहने की, और जिसको कि हमको अपनाना है। दरभंगा शहर में मैं कहता हूँ कम से कम 100 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ बरगद पीपल साथ साथ लगाए गए हैं। बरगद, पीपल, पाकर, नीम और भी इस तरह के बहुत सारे वृक्ष है। पंचपल्लव का कॉन्सेप्ट है, तो कम से कम इस तरीके से भी हम पेड़ों को लगाएं, हम अपने जलाशयों को बचाएं, है ना, तभी ये काम चल सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चंद्रशेखर खान साहब से अमृत वाणी सुनना चाहेंगे। चंद्रशेखर खान साहब बोलना चाहते हैं। जोशी जी, जोशी जी, हाँ हम ही बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। मैं आदरणीय बाबू को धन्यवाद देते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने विचार को हम लोगों के सामने रखा, और प्रकृति और मानव के विषय में जो उनकी सोच हुई है बहुत सराहनीय है। इस पर सभी को विचार करना ही चाहिए। दूसरे आपने एक प्रश्न रखा था जो ये विस्तारवादी जो चीज है उसको किस तरह से कम किया जाए, और अगर हम चाहेंगे उस जगह को कैसे हम ले लाखों एकड़ जमीन को हम किस तरह से ले, तो आपने ये प्रश्न रखा कि हम उससे ज्यादा बलवान हो जाए। ये सोच हमारी भारतवर्ष की नहीं है। हम मिथिला के लोग हमेशा शांति रोजों पर विश्वास करते हैं और शांति की पीस के मालिक हैं। अभी भी शांति चाहते हैं, कभी भी झगड़ा नहीं किए इससे। यही विचार अगर हम सभी जगह दें किसी के शांति के देश में, तो हो सकता है चीन के हृदय में भी ये भावना आ जाए और तभी ये विस्तारवादी नीति छोड़े, तभी मानव का कल्याण हो सकता है, अन्यथा मानव का कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने सही में कहा था, जब तक अहिंसा पर नहीं रहोगे, अहिंसा पर नहीं रहोगे, हिंसा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। तभी उन्होंने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। यही बात भारत की अपनी दार्शनिक दर्शन शास्त्र की नीति रही है। अगर उस दर्शन शास्त्र की नीति को अगर छोड़ देंगे, अगर हम भी उसी तरह पाश्विक वृत्ति के हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। खास करके भारत के विषय में जो हम बात करते हैं, जो चीन को अगर चीन से पावर छीनना है, चीन से जमीन छीनना है, तो हम भी उसी तरह से हो जाए जिस तरह से विस्तारवादी नीति को अपनाता है, तो नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको शांति स्थापना करना होगा और यही संदेश विश्व को भी देना होगा, तभी हम अपने खोए हुए जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मानव को अगर जुड़ना है, अगर मानव को प्रकृति से जुड़ना है, तो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चाहिए। अगर योगा नहीं करेगा, अगर ध्यान जो आप भगवान से जुड़ने की बात करते हैं वो योगा के माध्यम से हो सकता है। जब तक योगा जीवन में नहीं करेगा तो निश्चित रूप से नहीं जुड़ सकता है भगवान से। इसलिए सभी को योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और तभी भी वास्तविक वित्त जो आपकी है वो कम हो सकता है। और इसी बात को लेकर के मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। खासकर मैं टुटू बाबू को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास किया। और अभी आत्मभूल के विषय में प्रोफेसर विद्याओं ने कहा है, सही बात है। जो अभी दरभंगा में जहाँ पर 350 पोखरा रहा करता था, अभी 50 पोखरा भी नहीं है, जिसके कारण आज दरभंगा में पानी पीने की समस्या हो गई है। जहाँ पर पानी बाहर के लिए हम बहुत वरदान सिद्ध होते थे, आज पानी के लिए तरसते हैं। यही बात है। तो आत्मभूमि को भी हम संरक्षित कर सकते हैं जब प्रयत्न अपने से प्रयत्न नहीं करेंगे, तो सरकार के ऊपर से हम अगर प्रेशर देंगे सरकार बचाने के लिए, तो सरकार नहीं बचा सकती है। इसे स्वयं पर ये विश्वास करना पड़ेगा और स्वयं ही प्रयत्न करेंगे, तभी जाकर कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उमेश जोशी जी आप सुन रहे हैं? उमेश जोशी जी, उमेश जोशी जी, आज पता नहीं क्या जोशी जी का लेकिन नहीं है, तो मैं चंद्रशेखर खान जी से रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर प्रियंका जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका जी, हाँ हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आ रही है। मानव तथा पर्यावरण और प्रकृति
आपस में जुड़े हुए हैं और इनका गहरा और अटूट संबंध रहा है। मानव ही पर्यावरण को स्वच्छ या प्रदूषित करता है तथा उसका प्रभाव मानव को ही किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करता है और मानव समाज के लिए स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण अति आवश्यक है। परंतु पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाना मनुष्य पर ही निर्भर करता है और हम विगत वर्षों में इससे दूर जा रहे हैं। तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए, एक कदम प्रकृति की ओर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं अपने खान साहब की अपनी वाणी सुन लूं। एस बी रमन जी बोलना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, चल। पिछले 3 सालों से कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, हल्की है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आई, अब आई। हमारे मुजफ्फरपुर में काफी वर्षा होती है। हमारे मुजफ्फरपुर ज्यादा काटा जा रहा है कि बिल्कुल सूखा जैसी स्थिति हो जाती है। और विकास के नाम पर सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। हर 2 महीने 3 महीने पर काटा जा रहा है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और वर्षा के लिए लोग करते हैं, शहर के बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं नहीं होती है। पेड़ों पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है और मानव और प्रकृति में एक संबंध बनाए रखने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। खान साहब मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई और बोलना चाहते हैं तो जोशी जी बोलते हैं। जोशी जी का पता नहीं, आवाज नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर टुलकुल झा ने बड़ी सफलता के साथ और भावनाओं के साथ जो चित्र है, जो थोड़ा विचित्र हो गया है, उसको रखा। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिसे उन्होंने शुरू किया था कि माता भूमि पुत्रों हम, और अब आदमी ने सोच लिया कि सिर्फ वही पुत्र है पृथ्वी का। पृथ्वी का पुत्र जो है आदमी के बराबर ही एक वृक्ष भी है, वो भी आदमी के बराबर है। तो जितने देखेंगे जीव जंतु सारे हैं, सब जो हैं पृथ्वी के पुत्र हैं। अब यदि वास्तव में हम समस्या का हल चाहते हैं तो इसका बुरा मत माना जाएगा। मैं किनको चुनूं? टुनटुन बाबू हैं क्या? टुनटुन बाबू निकल गए क्या? टुनटुन बाबू हैं? लगता है निकल गए। निकल गए। तो कोई बात नहीं। अमिताभ जी। हाँ जी। आप देखेंगे कि जितने अभिजात के लोग हैं उनका घर केवल एक जगह नहीं है। उनका घर केवल एक जगह नहीं है, कई जगह। और सब देखूं मैं समापन कर रहा हूँ। There is enough in the world for everyone's need, but not for free. एक ही चीज है कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता, आप ही फंसता, रोता और गाता है। जब तक हम लालची बने रहेंगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा और हम
व्याख्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने लालच को विश्वास और जो अधिक लालची है और अपने लालच को वो विस्तार कर लेता है, उसको हम विकसित बोलते हैं। तो हमें विकास की परिभाषा को बदलनी पड़ेगी। लेकिन मैं डॉक्टर टुनटुन झा को क्यों खोज रहा था, आ रहे उसके टुनटुन झा आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर झा ने बहुत बड़ा इशारा किया है। जो कोई विद्वत व्यक्ति वो इशारा करेगा, यदि हम समय पर नहीं संभले तो जो विकास हम कर रहे हैं उसका संबंध विनाश से होगा। और उसके कई इंडिकेटर मौजूद होने लगे हैं। और जब पृथ्वी के हम सोचते हैं तो हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक पूरी दुनिया के बारे में इसमें नहीं सोचा जाएगा, we have created boundaries whereas nature has no boundary. We have become unnatural. So ये फिलोसॉफिकल नहीं है। आध्यात्म पर हम लोग भी आए कि यदि हम विश्वात्मा हो जाते हैं तो इस समस्या का समाधान है। लेकिन यदि वो हम नहीं रहे होंगे और हम अपने लालच में फंसे रहे, गांधी जी के नाम से इसको जाना जाता है कि देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। लेकिन हमारे वेद इससे भरे हुए हैं कि जो आपकी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से लीजिए, जरूरत के हिसाब से भोजन लीजिए, जरूरत के हिसाब से पानी लीजिए। हमने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। विद्वान व्यक्तियों को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, समापन के तौर पर आपको धन्यवाद देते हुए, कि दुनिया को खतरा बुरों के बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण है। घने अंधकार के कारण रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने के कारण रात होती है। तो अभी जो हो रहा है सब बोल रहे हैं, लेकिन जो कहा गया है मिथिला में, ये बहुत कहा जाता है कि पाठका मूर्खा क्रियावान सपंडिता। सिर्फ बात करते रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है। हम क्रिया में कहाँ ला रहे हैं, अपने कर्म में कहाँ ला रहे हैं। यदि वो हम नहीं ला रहे हैं तो शायद हम भी समाधान के संग नहीं है, समस्या के अंग हैं। So let us ask ourselves that whether we are a part of the problem or part of the solution. And if we will keep this in the mind, many of the problems could be resolved. With this, to the galaxy of wonderful people, I bow down. I salute each one of you for pouring your thought. Let us put it into action. Act, act, and act. Thank you so much, Amitabh ji. You are doing a wonderful work, and let us spread it more and more. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कोटि सा धन्यवाद और कोटि सा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। Over to Amitabh ji. अमिताभ जी सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अगली बार हम लोग फिर एक अच्छे टॉपिक से मिलेंगे और